Hello and welcome back to the lesson, An Astrologer's Day. In the first part of the story, we saw how the astrologer lives his life. हमने ये भी देखा कि उसके जीवन में क्या क्या होता रहता है, क्या क्या घटनाएं होती रहती है, वो कहाँ पे रहता है, ओके, वो कौन सी जगह पे बैठता है. All these things we have learned in the first part of the story. Now let's continue with the second part of the story. He had left his village without any previous thought or plan. If he had continued there, गांव उसने छोड़ा, बिना प्लान के छोड़ा. अगर वो गांव में रहता, if he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers. He would have carried the work of his forefathers. मतलब अपने पूर्वजों का काम चलता था, वो करता. मतलब उसके पूर्वजों से उसका जो बिजनेस है, वो काम है, वो करता रहता. डैश देख के लिखा है क्या क्या काम वो करता हुआ रहता. नेमली टिलिंग द लैंड. टिलिंग का मतलब होता है जमीन की मशागत करना, प्लाविंग वगैरह करना, जमीन खोदना, ये सब काम वो करता. टिलिंग द लैंड, लिविंग आराम से जीता था, मैरिंग शादी करता था, एंड राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड एंड एंसेस्ट्रल होम. तो उसका कॉर्नफील्ड भी राइपन होता, उसकी जिंदगी भी राइपन होती. राइपन इसका मतलब होता है पक जाना. ओके, तो कॉर्नफील्ड में कॉर्न पकते, जिंदगी में ये पकता, दोनों ऐसा धीरे 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 क्या बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हुए रहते. तो ही वुड हैव लिव्ड अ वेरी नॉर्मल लाइफ लाइक अ फार्मर इफ ही हैड स्टेड एट हिज विलेज. लेकिन कुछ तो ऐसा हो गया जिसकी वजह से उसको गांव छोड़ना पड़ा. In an ancestral home, ripening in his cornfield and ancestral home. तो कॉर्नफील्ड में वो बड़ा हो जाता और अपने पुराने एंसेस्ट्रल मतलब पूर्वजों के घर में वो बड़ा हो जाता. राइपन मतलब यहाँ पे टू ग्रो ओल्ड, ऐसे इसका मतलब लेना है. पकने से ज्यादा ही वुड हैव ग्रोन ओल्ड, बूढ़ा हो जाता ऐसा. बट दैट वाज नॉट टू बी, मीन्स ऐसा होना नहीं था. ऐसा होना उसके नसीब में नहीं था, नसीब में नहीं था. He had to leave home without telling anyone. Something happened. कुछ तो हुआ जिसकी वजह से उसको बिना किसी को बताए घर से जाना पड़ा, घर से भागना पड़ा. And he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. तो 200 माइल्स तक जाने तक उसने पीछे पलट के नहीं देखा. He went on and on and on. वो आगे बढ़ता रहा, आगे जाता रहा. 200 माइल मतलब तकरीबन 350 किलोमीटर तक वो आगे गया, दूर गया. To a villager, it is a great deal, as if an ocean flowed between. जैसे एक समंदर उसने क्रॉस किया था, बहुत बड़ा अंतर, गैप उसके गांव में और इसमें था. And what was the reason? आगे हमको देखने को मिलेगा. अब थोड़ा सा उसके बिजनेस के बारे में बोला है कि उसका बिजनेस चलता कैसा था. He had a working analysis of mankind's troubles. सब लोगों के बिजनेस ना, काफी सारे लोगों के बिजनेस ऐसे हैं जो लोगों की तकलीफों पे चलते हैं. लोगों को तकलीफ हो गई, इनका बिजनेस बढ़ गया. ओके, तो उसका भी बिजनेस लोगों के तकलीफ पे ही था. कोई भी अपना भविष्य देखने तब भी जाता है जब उसके जीवन में मुश्किलों का, परेशानियों का पहाड़ टूटता है. When everything is going well, nobody thinks of the एस्ट्रोलॉजर, nobody even thinks of the God as well, है ना. लेकिन जब मुश्किलें आती है तो फिर इंसान को याद आता है कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे हाथों की रेखाओं में क्या लिखा है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब वो देखने की कोशिश करता है. सो हिज बिजनेस वाज बेस्ड ऑन द ट्रबल्स ऑफ पीपल. सो लोगों के जीवन में ट्रबल्स क्या क्या थे. देयर इज अ कोलन, मतलब आगे ट्रबल्स बताए हैं. मैरिज, शादी, विवाह, और विवाह से उत्पन्न अनपेक्षित परिस्थितियां वो उनके जीवन में मुश्किलें लाया करती थी. मनी, पैसा, जिसके पास नहीं था वो पैसे के लिए परेशान था, जिसके पास होता वो भी परेशान रहता है. तो ये लोगों के जीवन में परेशानियां लाती है. दिस इज द मैसेज गिवन टू यू बाय आर के नारायण. शादी से परेशानियां होती है, पैसे से परेशानियां होती है. अब शादी से जिसकी हुई है उससे परेशानी, जिसकी नहीं होती उसको परेशानी होती है. ऑल द थिंग्स आर देयर. एंड द टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज. टैंगल्स मतलब उलझने. ओके, मतलब ह्यूमन टाइज, इंसानी रिश्तों की उलझने.
मतलब कोई अपने पेरेंट्स से परेशान है, पेरेंट्स बच्चों से परेशान है, कोई बुआ से परेशान है, कोई इससे कोई उससे, शादी से तो है ही। सब जो कन्फ्यूजन्स है, ऑल दिस कन्फ्यूजन्स दे ब्रॉट पीपल टू हिम। तो उसको उसका नॉलेज था कि मनुष्य परेशान क्यों होता है, मनुष्य के जीवन में परेशानियां कौन से आती है, ये परेशानियां है। ही न्यू देम वेल। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन्ड हिज परसेप्शन। बहुत दिनों की प्रैक्टिस थी, तो दैट हैज शार्पन्ड मतलब शार्प हो गया था। ओके, वो क्लेवर बन गया था। किस चीज में? इन हिज परसेप्शन। परसेप्शन मतलब अंडरस्टैंडिंग, लोगों की समझ, लोगों की समझ को लेके वो थोड़ा सा ज्यादा क्लेवर हो गया था। Within 5 minutes, he understood what was wrong. He charged 3 pies per question. तो 5 मिनट समझ में आता था कि सामने वाले की परेशानी क्या है। And what was his charge? उसका रेट था एक क्वेश्चन के लिए 3 पाई। अभी पाई क्या होता है? पाई एक बहुत पुराना एक करेंसी है which was used before 1947, मतलब अपने आज़ादी से पहले का था। इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा इसमें यूज करते थे। और 1 पाई इज इक्वल टू 1/3 पैसा, मतलब 1 पैसा मतलब 1/3 पाई एक्चुअली ऐसा होता था। और अगर आपको मालूम है कि 100 पैसा मतलब 1 रुपये होता है, तो 1 रुपया जब होता था, 1 रुपये का मतलब होता है इट वॉज 192 पार्ट 1/192 ऑफ 1 रुपये। 1 रुपये का एक 1/192वां हिस्सा, उसे कहते हैं पाई। वो कहावत अगर आपने सुना होगा ना कि वो पाई पाई के लिए तरसा। तो स्मॉलेस्ट करेंसी थी पहले, अब यूज नहीं की जाती, अब तो पैसा भी नहीं चलता है। तो स्मॉलेस्ट करेंसी सबसे पहले यूज होती थी, पाई वो थी। तो 3 पाई वो एक क्वेश्चन के चार्ज करता था। नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द ऑथर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। दैट वाज हिज ट्रिक। सामने वाले को बोलता था तुम बताओ पहले तुम्हारे बारे में। 10 मिनट तक, जब तक सामने वाला बक 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 करता नहीं था, तब तक अपना मुंह नहीं खोलता था। जरूरी भी था उसके लिए। Which provided him, तो 10 मिनट का इंटरैक्शन provided him with enough stuff for a dozen answers and advices. फिर बोलने लगा था। लिसनिंग स्किल था उसके अंदर, बहुत जरूरी है। और उसके बाद 10 मिनट के उसके कॉन्वर्सेशन में he would get dozens of answers and advices given to them. When he told the person before him, gazing at his palm, वो उसका हाथ सामने वाले का लेता और उसकी तरफ देख के ऐसा जब वो बोलता था, क्या बोलता था? इन मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट्स। ये बहुत ही क्लेवर चीज है। हर किसी को ऐसा लगता है कि तुम्हारी कोशिशों के हिसाब से तुमको पैसे नहीं मिल रहे, तुम जितना मेहनत करते हो बच्चा, उसके हिसाब से तुमको पैसे नहीं मिलते। ये जब उसको किसी को बताता था तो सामने वाला बोलता था ये बात तो एकदम सही है। एंड दिस इज अ नेचुरल थिंग। दुनिया में रेयरली ऐसा कोई इंसान होगा जो ऐसा नहीं सोचता होगा। तो उसको भी वो ये जब बोलता था, ध्यान से बोलता था, सामने वाला समझ जाता था, अरे हाँ ये बात तो सही है आपकी। ओके, बहुत ही क्लेवर। हर भविष्यवाणी करने वाला ऐसे ही बोलता है। ओके, सो जब ऐसा बोलता था 9 out of 10 were disposed to agree with him। तो 10 में से 9 लोग मानते थे कि बात तुम्हारी सही है। मतलब 10 में से 9 लोगों को लगता ही है कि उसके साथ जीवन में अन्याय हो रहा है। डिस्पोज्ड टू मतलब विलिंग, रेडी टू एग्री विथ हिम। और ही क्वेश्चनड, इज देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव हु इज नॉट वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स यू। ये भी एक क्वेश्चन होता था। को बोलता था क्या आपके जीवन में ऐसी कोई महिला है, इज देयर एनी वुमन, शायद कोई दूर की रिश्तेदार, हु इज नॉट वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स यू। वेल डिस्पोज्ड का मतलब होता है कंफर्टेबल। ओके, वेल डिस्पोज का मतलब होता है कि जैसे आपके साथ उसकी बनती नहीं है, जमती नहीं है, ऐसी कोई महिला है। और ये भी 10 में से 8 लोग मान लेते। ऐसा उसके बोलने के बाद शायद
इंसान अपने परिवार के भूले बिसरे सारे महिलाओं को याद करता होगा, ये महिला होगी जिसने जो मुझे मेरा बुरा करना चाहती है. That was also a very clever question. So, is there any woman in your family, maybe even a distant relative who is not well disposed towards you? Well disposed, friendly, sympathetic towards you. ऐसा वो पूछता था. Well disposed, it is a collocation. Well disposed. इसका अपोजिट होता है ill disposed. Remember, well प्लस पास्ट पार्टिसिपल, वेल प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसका अपोजिट आप इल करके कर सकते हैं. जैसे वेल मैनेज्ड, इल मैनेज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, इल ऑर्गेनाइज्ड, ऐसे भी वर्ड्स इसमें आप लिख सकते हैं. आर यू वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम और इल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, ये भी आप बता सकते हैं. ओके, तो ये अपोजिट वर्ड से ध्यान में रखना, यू कैन यूज इट. वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स यू, ऐसा पूछता था. कोई महिला है जो तुम्हारा भला नहीं चाहती, ऐसा वो पूछता था. और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, और वो सामने वाले की कैरेक्टर का, चरित्र का एनालिसिस करता, उसका विश्लेषण करता. और क्या बोलता? मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, तुम्हारा नेचर ही ऐसा है, उसकी वजह से तुम्हारे जीवन में परेशानियों का पहाड़ है, वो बोलता था. हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटर्न वेयर ही इज, मतलब जो सैटर्न है, सैटर्न मतलब शनि जो है, शनि की जगह पे होने की वजह से तुम्हारे चरित्र में, तुम्हारे विचार में, बर्ताव में जो होना चाहिए था वैसा तुम नहीं कर रहे. मीन्स ही सेज हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटर्न, हाउ कैन यू बी अपोज विथ सैटर्न वेयर ही इज, मतलब तुम्हारा बर्ताव सही नहीं है, ऐसा वो बोलता था. यू हैव एन इम्पेचस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर, वो बोलता था यू हैव एन इम्पेचस नेचर. इम्पेचस मतलब इंपल्सिव, इंपल्सिव मतलब जो एकदम सडनली जो मन में आए वो करने वाला. नॉर्मली लोग ऐसे ही करते हैं. और वही बोलता था कि तुम्हारा बिहेव कैसा है, तुम अचानक से कुछ तो कर देते हो, ऐसा तुम सोच के नहीं करते कोई भी काम, जो दिल में आया वो करने वाले तुम हो. एंड यू हैव अ रफ एक्सटीरियर. रफ एक्सटीरियर इसका मतलब तुम्हारा जो बाहरी रूप है वो बहुत रफ है, बहुत टफ है, ऐसा भी वो बोला करता था. दिस एंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, एंड बिकॉज ऑफ दैट लोग एकदम से उसको पसंद करने लगते. तुमने सही बोला, मैं ऐसा ही हूं. क्यों ऐसा? बिकॉज वो जानता था कि लोगों को क्या सुनना अच्छा लगता है, लोगों को क्या बोले तो पसंद आता है. ही न्यू इट वेल. फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस, हम में से कोई अगर माइल्डेस्ट, सॉफ्टेस्ट पर्सन है, loves to think that he has a forbidding exterior. एकदम माइल्ड आदमी भी क्या सोचता है कि मेरा एक्सटीरियर जो है, मेरा बिहेवियर जो है, मेरा फिजिकल अपीयरेंस जो है बहुत ही रफ है. मैं बाहर से रफ दिखता हूं, अंदर से नरम हूं, नारियल के जैसा, मैं तो नारियल के जैसा हूं, वगैरह वगैरह, ऐसा लोग सोचते हैं. तो वो सबको अच्छा लगता था. ओके, फोरबिडिंग एक्सटीरियर का मतलब होता है थ्रेटनिंग एक्सटीरियर, दिखने में डरावना हूं लेकिन अंदर से वैसा नहीं हूं, ऐसा हर किसी को सोचना अच्छा लगता है, इसीलिए वो वैसा बोलता था. द नट्स, अब यहां तक का पूरा जो है बैकग्राउंड बताया गया है कि वो कैसा उसका रूटीन का डे हुआ करता था, उसका रूटीन का काम कैसा होता था, ये बताया गया. अब हम शिफ्ट हो रहे हैं एक स्पेशल डे की तरफ. एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, वो स्पेशल डे, वो खास दिन, उस दिन क्या हुआ था वो हमको यहां पे अभी बताया जा रहा है. द नट्स वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम. ब्लू आउट हिज फ्लेयर, उसने वो आग बुझा दी, उसका बिजनेस रुक गया था, मतलब रात हो गई थी. एंड रोज, रोज मतलब स्टैंड अप, खड़ा हो गया, राइज का पास्ट टाइम, रोज टू गो होम. This was a signal for the astrologer to bundle up to. मतलब
एस्ट्रोलॉजर का भी टाइम हो गया था, अभी उसको लाइट नहीं थी वहां पे, तो उसको भी जाने का समय आ गया था. Since it left him in darkness except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him. So there wasn't much light. अब उसको अंधेरा था तो जाना ही था, सिर्फ एक ग्रीन लाइट कहीं से आ रही थी और उसके सामने के ग्राउंड पे गिर रही थी, दैट्स इट. बाकी कोई लाइट वहां पे नहीं थी. He picked up his cowrie shells and paraphernalia. Paraphernalia मतलब all the small things, छोटी मोटी चीजें सब जो होती है, that is called as paraphernalia. एक आध बिजनेस करने के लिए जो छोटी मोटी बड़ी चीजें लगती है, group of all the things that required, it is called as paraphernalia. And was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out. तो सब अंदर रख रहा था, तब उसके सामने जो ग्रीन शाफ्ट मतलब रे ऑफ लाइट आ रहा था, दैट वाज ब्लॉटेड आउट. जैसे कोई वहां पे सामने आया था जिसकी वजह से दैट लाइट वाज ब्लॉटेड, ब्लॉक्ड, लाइट रुक गई थी. He looked up and saw a man standing before him. He sensed a possible client. उसको लगा कि ये क्लाइंट है, ये ग्राहक है, and said, "You look so careworn. You look so careworn." Careworn, care मतलब चिंता, worn मतलब परेशान. तुम चिंता से परेशान लग रहे हो. Careworn. It will do you good to sit down for a while and chat with me. वो कहता है बैठो, मेरे साथ बात करो, तुम्हारा भला हो जाएगा. The other grumbled some reply vaguely. Grumbled मतलब in a low sound. Mostly ये अपना complaining sound जो होता है उसे ऐसे कहते हैं. ओके, तो उसने गंबल किया, सम रिप्लाई वेगली. वेगली मतलब इन कंफ्यूजिंग मैनर, समझ में नहीं एग्जैक्टली क्या है, कुछ तो बोला. द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन. प्रेस्ड मतलब ही इंसिस्टेड, उसने जोर दिया, बैठो बैठो तो सही, ऐसा. वेयर अपॉन द ऑदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज. उसने एकदम से अपना पाम उसके नाक के नीचे ही पकड़ा. थ्रस्ट, पुश्ड his nose, saying, "You call yourself an astrologer? खुद को तुम भविष्य बोलने वाला बोलते हो?" The astrologer felt challenged and said, अब उसको चैलेंज जैसे लगा कि मैं इतने दिन से ये काम कर रहा हूं और ये मुझे चैलेंज कर रहा है, खुद को तुम भविष्य बोलने वाला समझते हो, तो उसको चैलेंज दी जैसा लगा. और tilting the other palm towards the green shaft of light. टिल्टिंग मतलब ऐसा बेंड करते हुए, थोड़ा सा झुकाते हुए, टिल्ट ऐसा टर्न करना. अदर पाम टुवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट. योर्स इज अ नेचर. वो कुछ बोल रहा था ऐसा, योर्स इज अ नेचर. ओह स्टॉप दैट, द अदर सेड. दूसरा चला, बंद करो बकवास तुम्हारी. थोड़ा सा रूड पर्सन लग रहा था. टेल मी समथिंग वर्थ वाइल. कुछ तो काम की चीज बताओ. वर्थ वाइल, काम की चीज, कुछ वैल्यूएबल बताओ, ये बकवास मत करो, उसने बोला. आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड. आवर फ्रेंड, कौन है अपना फ्रेंड? अभी दो लोग है उसमें से अपना फ्रेंड कौन है? अपना फ्रेंड एस्ट्रोलॉजर है, बिकॉज वी नो हिम फॉर अ वाइल. उसके बारे में थोड़ा ज्यादा जानते हैं हम. ही फेल्ट पिक्ड मतलब इरिटेटेड, अनॉयड. I charge only 3 pies per question, and what you get ought to be good enough for your money. वो कहता है मतलब मैं सिर्फ 3 pies चार्ज करता हूं, and what you get, तुमको जो मिलेगा मुझसे, ought to be good enough for your money, तो तुम्हारे पैसे का रिटर्न तुमको मिलेगा, ऐसा उसको बोलता है. At this the other withdrew his arm, took out an anna. An anna मतलब एक भी पुरानी करेंसी, जैसे हम बोलते 4 आना 8 आना ऐसा बोलते थे हम, तो उसमें से तब पहले एक आना ये भी करेंसी चलती थी. ओके, टोटल ऐसे 16 आने जब होते तो 1 रुपया बनता है. तो उसने 1 आना निकाला एंड फ्लंग इट आउट टू हिम, सेइंग, "I have some questions to ask. If I prove you are bluffing,
यू मस्ट रिटर्न दैट अन्ना टू मी विद इंटरेस्ट। तो वो भी जोश में आया था, उसने क्या बोला, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, इफ यू डोंट आंसर देम प्रॉपरली, इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, ब्लफिंग मतलब टू फूल समबडी, तुम अगर मुझे बेवकूफ बना रहे हो ऐसा मुझे पता चला, देन यू मस्ट रिटर्न दैट अन्ना, तुमको वो पैसे वापस देने पड़ेंगे विथ इंटरेस्ट, ही सेड। अब एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है, इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज। इसने भी चैलेंज लगाया, अगर मेरे आंसर सेटिस्फैक्ट्री रहे, तुमको अगर सेटिस्फाई करेंगे तो 5 रुपए दोगे तुम? डायरेक्ट 5 रुपए मांगे उसने। नो, द स्ट्रेंजर सेड, और विल यू गिव मी 8 आनाज, तो डायरेक्ट डाउन कर दिया उसने। अभी 5 रुपए, इसका मतलब कितना होता है, 80 आना, 80 आना, तब होंगे 5 रुपए, तो डायरेक्ट 10% पे आ गया हो। वो बोलता ठीक है फिर 8 आना दोगे, ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच एज इफ यू आर रॉन्ग। अब इनकी जुगलबंदी शुरू हो गई। फिर ये भी बार्गेनिंग करता है, स्ट्रेंजर को बोलता है लेकिन तुम्हारे आंसर्स अगर गलत होंगे तो तुम मुझे डबल दोगे, 8 आने के बजाय 16 आने दोगे, मतलब 1 रुपए दोगे। said the stranger. This pact was accepted after a little further argument. This pact मतलब उनका ये एग्रीमेंट साइन किया गया, थोड़ा सा आर्गुमेंट हुआ लेकिन फिक्स हो गया कि किसने किसको कितने देने। The astrologer sent up a prayer to heaven as the other lit a cheroot. The astrologer ने फिर भगवान से ऐसा प्रेयर किया और दूसरे ने क्या किया, he lit a cheroot. Cheroot, it is a cigar. The astrologer caught a glimpse of his face by the matchlight. तो मैचलाइट में उसके चेहरे की झलक उसको दिखी। ग्लिम्स मतलब अ शॉर्ट व्यू, उसको एक झलक दिखी, उस स्ट्रेंजर के चेहरे की झलक दिखी। कौन है उसने देखा। There was a pause as cars hooted on the road. He stopped for a while, paused as cars hooted. Hooted मतलब shout, कार की आवाजें आ रही थी on the road. Jatka drivers soar at their horses. Jatka, it is a horse driven cart, घोड़ा गाड़ी, और वो they soar at their horses. Soar at horses का मतलब होता है अपने horses को गाली गलौज कर रहे थे, using bad language to the horses. And the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park. तो babble आवाज, लोगों की आवाज, babble मतलब confused sound of the people that agitated the semi-darkness of the park. Semi-darkness मतलब आधा डार्क था आधा उजाला था, उसको और ज्यादा confuse कर रहे थे। The other sat down, sucking his cheroot. दूसरा आदमी बैठा, puffing out, sat there ruthlessly. वो धुआं निकालते नीचे बैठा, ruthlessly मतलब carelessly. The astrologer felt very uncomfortable. Now the first time the astrologer was uncomfortable. वो सामने बैठा तो वो comfortable नहीं था, वो अजीब लग रहा था. Here, take your Anna back. I am not used to such challenges. वो उसने उस चैलेंज से विड्रॉ करने की कोशिश की। मुझे ऐसे चैलेंज की आदत नहीं है, ये लो तुम्हारे पैसे, मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा इट इज लेट फॉर मी टुडे, वो एक्सक्यूजेस दे रहा था। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड, दूसरा भी पक्का था, उसने उसकी रिस्ट पकड़ ली एंड सेड यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, You dragged me in while I was passing. अब तुम बाहर नहीं निकल सकते, अब तुम नहीं छूट सकते, मैं जा रहा था चुपचाप, तुमने मुझे बुलाया इधर, he said. The astrologer shivered in his grip and his voice shook and became faint. The astrologer shivered in his grip. वो कांपने लग गया, वो डर गया था. Something was there, because of that he was afraid. And his voice shook and became faint. उसकी आवाज भी कांपने लग गई. And his voice became faint. It became weak. Leave me today.
आई विल स्पीक टू यू टुमारो, ही सेड, कल बात करेंगे, अब नहीं बात करेंगे. The author thrust his palm in his face and said, challenge is challenge, go on, he said. चैलेंज तो चैलेंज है, तुमको बताना पड़ेगा. The astrologer proceeded with his throat drying up. There is a woman, ऐसा वो बोलने लग गया. उसने अपना गला साफ किया और बोला, there is a woman, वही पुराना सिस्टम उसने शुरू किया. So this is the second part of the story. We'll meet in the next part soon. Jai Hind.